तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से 3 ट्रेजर्स बाहर आने वाले थे, जिसमें से फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर तो असुरा गॉड ने ले लिया था, जबकि सेकंड एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर, जिसे माइटी अर्थ सील के नाम से जाना जाता है, वो मिल जाता है मास्टर जैंगलैन को। जिस ट्रेजर को सब लोग उनसे छीनना चाहते हैं, लेकिन कैसे तैसे वो किन्यू की मदद से वापस मिस्ट्री सिटी पहुंचाते हैं। फिर दूसरी तरफ असुरा गॉड किंग और 8 सीक्रेट एम्परर यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वो सारे के सारे मिस्ट्री सिटी के बाहर आ गए, जहां वो मास्टर जैंगलैन को धमकाने लगे कि वो माइटी अर्थ सील हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी पूरी मिस्ट्री सिटी को खत्म कर देंगे। जो सुनकर किन्यू को काफी गुस्सा आ गया था। वो मास्टर जैंगलैन से कहता है कि आप माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉ को मास्टर करने की कोशिश करें, जिसके लिए वो मास्टर जैंगलैन को अपने ही यूनिवर्स के एक स्पेस में भेज देता है, जहाँ पर टाइम काफी जरा तेजी से गुजर रहा था। जबकि बाहर की तरफ किन्यू आकर उन सारे के सारे गॉड किंग से अकेले फाइट करने लगा। यहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि किन्यू ने ज़ाउरन को भी जान से मार डाला। धीरे धीरे ये फाइट चल रही थी। मास्टर जैंगलैन भी गॉड किंग के सेकंड स्टेप में इंटर कर गए थे, यानी कि अब वो टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वो बाहर आकर किन्यू की मदद करते हुए टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे गॉड किंग्स को जान से मारने लगे। जबकि किन्यू ने सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन को अपने ही यूनिवर्स में कैद कर लिया था, क्योंकि सिर्फ वही दोनों है जिन पर मास्टर जैंगलैन का टाइम फ्रीज काम नहीं करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर की तरफ मास्टर जैंगलैन अकेले ही 8 सीक्रेट एम्परर और कई सारे गॉड किंग्स का सामना कर रहे थे, जहाँ पर उन सीक्रेट एम्परर्स के फैमिली मेंबर्स को मास्टर जैंगलैन ने जान से मार डाला था। फिर धीरे धीरे करके मास्टर जैंगलैन भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। आखिरी स्लैश अटैक्स तो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि मास्टर जैंगलैन यहीं पर मारे जाने वाले हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर उन्हीं स्लैश अटैक से शुरू होती है, जो कि मास्टर जैंगलैन की तरफ बढ़ रहे थे। मास्टर जैंगलैन को लग रहा था कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू हीरो की एंट्री के साथ आते हुए अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके उन स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर जैंगलैन को बचा लेता है, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। किन्यू मास्टर जैंगलैन को जख्मी हालत में देखकर उनसे कहने लगा कि चलो मैं आपको घर ले चलता हूँ, लेकिन मास्टर जैंगलैन कह रहे थे कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। इस पर किन्यू रुक गया था, लेकिन किन्यू को मास्टर जैंगलैन की ऐसी हालत देखकर काफी जरा गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में 8 सीक्रेट एम्परर्स की तरफ देखते हुए अपने गॉड किंग रिंग्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम सब लोग यहाँ पर माइटी अर्थ सील के लिए आए हो। नहीं, ये बात सच नहीं, तुम लोग यहाँ पर आए हो अपनी मौत के लिए। ये कहते हुए किन्यू ने जो अपने गॉड किंग रिंग की पावर्स अनलिश की, वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी कि जितने भी सीक्रेट एम्परर्स थे वो ये नजारा देखकर परेशान होने लगे, क्योंकि किन्यू की जो गॉड किंग रिंग है उसके अंदर ये 8 सीक्रेट एम्परर्स की जितने भी ओरिजिन ट्रेजर्स हैं उन सब की पावर्स कंबाइंड मौजूद है। वांगफू एम्परर भी यहाँ पर किन्यू की ये ताकत देखकर अपने मन में परेशान होते हुए कहने लगा कि किन्यू की जो पावर है वो काफी जरा अनप्रेडिक्टेबल है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किन्यू क्या से क्या कर देगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरे के पूरे हमारे हुआंगफू ब्लड लाइन को ही खत्म कर सकता है। इसलिए वो ऊंची आवाज में कहता है कि किन्यू क्यों ना हम इस मैच को यहीं पर ड्रा कर दे। जो बात सुनकर तो बाकी के सीक्रेट एम्परर्स काफी जरा शॉक हो गए थे। हुआंगफू एम्परर कह रहा था कि हम तुम्हें ये माइटी अर्थ सील देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम लोगों को वादा करना होगा कि तुम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाओगे और माइटी पीपल सील के लिए तुम लोग कम्पीट नहीं करोगे, जो थर्ड और आखिरी सील है। ये सुनकर किन्यू अभी भी गुस्से में कह रहा था कि क्या तुम मुझे धमकाना चाहते हो? इन फजूल बातों का कोई मतलब नहीं बनता, चलो आओ और मुझसे लड़ो। किन्यू तो अभी भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन पीछे से मास्टर जैंगलैन जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ। मास्टर जैंगलैन की ये बात सुनकर तो किन्यू भी शॉक हो गया था। वो अपनी पावर्स डीएक्टिवेट करके मास्टर जैंगलैन की तरफ देखता है, जहाँ पर मास्टर जैंगलैन कह रहे थे कि इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारा खून बह चुका है, मैं और सारा खून खराबा नहीं करना चाहता। इसलिए वो शपथ लेते हुए कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं माइटी पीपल सील के लिए कम्पीट नहीं करूंगा।
होगा, और अगर मैं अपनी शपथ को तोड़ दूं तो मेरी फिजिकल बॉडी और मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन साथ ही मैं ये शपथ भी लेता हूँ कि अगर इसके बाद मिस्ट्री सिटी पर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो बाद में मुझे रूथलेस मत कहना, मैं खून की नदियां बहा दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सीक्रेट एम्परर्स धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगे, क्योंकि इसी में उनकी भलाई थी। जियांग एम्परर तो मास्टर जियांगलिन को देख रहे थे, तभी जाओ एम्परर भी उनके पास आ गया, जो कि उनसे कह रहा था कि चलो यहाँ से चलते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले वो कहता है कि अब इस डिवाइन रेल्म की सबसे ज्यादा ताकतवर जगह अशुरा सी नहीं बल्कि ये मिस्ट्री सिटी है। मास्टर जियांगलिन भी मन ही मन में जानते रहे कि ये बात सच है। ये सब बोलते हुए वो दोनों भी वहाँ से चले गए। पीछे की तरफ बचे हुए सिर्फ हुआंगफू एम्परर और उनके बड़े भाई थे, हुआंगफू ली, जो कि अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन हुआंगफू एम्परर ने ही यहाँ पर सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोला है, क्योंकि वो जानते रहे कि किन्यू कितना सारा खतरनाक है और वो उनके पूरे के पूरे हुआंगफू ब्लड लाइन को ही खत्म कर सकता है। लेकिन ये बात हुआंगफू ली नहीं समझ पा रहा था, पर फिर भी हुआंगफू एम्परर की बात मानते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ किन्यू के स्पेस के अंदर हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन अभी भी फंसे हुए थे, जहाँ पर असुरा गॉड किंग को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, मानो कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। तभी अचानक यहाँ पर किन्यू भी उसके सामने आ गया, जहाँ पर वो असुरा गॉड किंग से कहने लगता है कि असुरा गॉड किंग प्लीज समझने की कोशिश करो कि मेरे अंकल जियांगलिन ने तुम्हारे गॉड किंग आंसुन को जान से जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वो एक सेल्फ डिफेंस था, और सेल्फ डिफेंस में किसी की जान लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मगर ये सुनकर तो असुरा गॉड किंग जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा, जहाँ वो कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बेशक किन्यू ये बात सच है कि तुम काफी जरा ताकतवर हो, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन जियाओन की मौत का जो बदला है वो मैं हर हाल में लेकर रहूंगा, मैं उसकी मौत को भूलने नहीं वाला। किन्यू भी ये सब सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए समझ गया था कि असुरा गॉड किंग को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए वो उसे रिलीज करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जब भी आओगे मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। असुरा गॉड किंग चूंकि आजाद हो चुका था, इसलिए वो फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से चला गया। पीछे की तरफ ब्लड सी क्वीन बची हुई थी, जो कि किन्यू से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि किन्यू क्या तुम वाकई में माइटी पीपल शील्ड के लिए अब कम्पीट नहीं करोगे। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है, अब मेरे उस कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन जब मेरे साथ हाउफी था और हम दोनों तुम्हारे ब्लड सी के अंदर मौजूद थे, तब अचानक से तुम्हारा एटीट्यूड हमारी तरफ चेंज हो गया, तुमने हमें जाने दिया। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या था, यानी कि वो उस टाइम की सारी सच्चाई जानना चाहता था। लेकिन ब्लड सी क्वीन यहाँ पर किन्यू से कहती है कि अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी माइटी पीपल सील को हासिल करने में। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है फिर भूल जाओ कि मैंने कभी ये सवाल भी किया था। ये सब कहते हुए किन्यू वहाँ से चला जाता है। पीछे की तरफ ब्लड सी क्वीन मुस्कुराते हुए कह रही थी कि इंटरेस्टिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस्ट्री सिटी के अंदर आ गया, जहाँ पर किन्यू का बेटा, किन्यू की वाइफ और उसके दोस्त यहाँ पर किन्यू और मास्टर जियांगलिन को सही सलामत देखकर काफी जरा खुश हो गए थे। किन्यू बताता है कि ये तो वक्त रहते ही मास्टर जियांगलिन ने टाइम स्टॉप को सीख लिया, इसी वजह से हम उन सबको हरा पाए, वरना उन्हें यहाँ से पीछे भेजना काफी जरा मुश्किल हो जाता। इस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहते हैं कि थर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर जल्दी अपीयर हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि सीक्रेट एम्परर दोबारा हमारी मिस्ट्री सिटी पर हमला करेंगे, इसलिए तब तक सेबल और हाफी तुम दोनों को भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग लेवल पर पहुंचना होगा, ताकि तुम दोनों भी किन्यू की मदद कर सको। ये सुनकर वो दोनों ही कल्टिवेशन करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पर सेबल बताने लगा कि जब मास्टर जियांगलिन अपने टाइम लॉक का इस्तेमाल करते हुए टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक यूज कर रहे थे तो मुझे भी थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिली, और मुझे लगता है कि सेक्लूशन में जाने के बाद इस बार मैं जरूर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, जो तुम्हारी लाइट स्फीयर पार्ट टेक्निक है वो टाइम लास्ट से ही निकली हुई है, जिसका मतलब कि मुझे पूरे यकीन है कि इस बार तुम गॉड किंग लेवल में पहुंचाओगे। सेबल को खुद पर पूरा यकीन था। इसके बाद हम देखते हैं कि सेबल, हाफी और मास्टर जियांगलिन तीनों ही वहाँ से सेक्लूशन के लिए रवाना हो गए। पीछे की तरफ किन्यू मिस जियांगली और अपने बेटे किन शॉन्ग के साथ रह गया था, जहाँ पर किन्यू अपनी वाइफ के माथे को चूमते हुए कहने लगा कि मुझे लगता है कि मेरे यूनिवर्स का सेकंड लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मुझे भी सेक्लूशन में जाना होगा। किन्यू के जो यूनिवर्स है उसमें पहले लेयर से बना था मॉर्टल रेल्म और दूसरे लेयर से बना है इमॉर्टल डेवल और डीमन रेल्म, जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद किन्यू को अपने यूनिवर्स की तीसरी और आखिरी लेयर बनानी होगी जिसे डिवाइन रेल्म कहते हैं। लेकिन जाने से पहले अचानक किन शोंग यहाँ पर किन्यू के पैरों के साथ चिपकते हुए जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर किन्यू काफी जरा हैरान हो गया था। इस पर मिस जेंगली किन्यू को बताती है कि जब तुम बाहर फाइट कर रहे थे तो किन शोंग काफी जरा डर चुका था। किन शोंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडपा अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अब दोनों की इतनी बुरी हालत में देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने बड़े भाई की जितना ताकतवर नहीं हूँ और कमजोर होने पर ही उससे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वो अपने फादर की किसी काम नहीं आ सकता। किन्यू तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि बेटा परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन किन शोंग को ये नहीं चाहिए था। वो रोते वहाँ से फौरन बाकी चला जाता है, जिसके पीछे पीछे मिस जेंगली भी चलेगी। दूसरी तरफ किन्यू ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि किन शोंग का टैलेंट वाकई में एवरेज है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। इसके बाद किन्यू सेक्लूशन के लिए अपने ही यूनिवर्स में कल्टिवेशन करने के लिए आ जाता है, जहाँ चूंकि सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुकी थी इसलिए किन्यू अभी यूनिवर्स के थर्ड लेयर को बना रहा था। और थर्ड लेयर में हम देखते हैं कि कई सारे प्लैनेट्स बन चुके हैं। किन्यू यहाँ पर कल्टिवेशन करते अपने यूनिवर्स की तीनों लेयर्स को तो बना लेता है, लेकिन उसे अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इन तीनों लेयर्स को मर्ज कैसे करे। अगर हर एक लेयर को एक इंडिविजुअल की तरह देखे तो हर एक इंडिविजुअल के पास एक अलग ही ला होती है, लेकिन आखिर मैं इन तीनों इंडिविजुअल्स की ला को एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक कैसे बनाऊं। ये सब सोचती है अचानक से किन्यू को खुद को और अपने भाइयों की याद आ गई थी। ये भी तो तीन लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग, तीनों में अलग अलग पावर्स है, अलग अलग टाइप की एबिलिटीज है, अलग अलग लास्ट को मास्टर किया है। जैसे कि सेबल टाइम ला को मास्टर करता है, टाइम ला का इस्तेमाल करके वो टाइम एक्सेलरेशन यानी कि टाइम को स्पीड अप कर सकता है, या फिर टाइम फ्रीज जो कि टाइम स्टॉप हो जाता है, कोई भी पत्ता अपनी जगह से हिल नहीं सकता। इसी टाइम ला का एक और वर्जन भी है जो कि थर्ड स्टेप में आता है, उसे टाइम रिवर्सल कहते हैं। टाइम रिवर्स में भी जा पाएगा। और दूसरी तरफ किन्यू के पास स्पेस ला की पावर है, यानी कि वो यहाँ की स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे चाहे उसे वैसा बना सकता है। जो सब सोचती है अचानक से किन्यू को अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी थी और वो अपने लेयर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा कि बेशक ये तीनों लेयर एक दूसरे से अलग अलग है। शुरू में देखकर यही लगता है कि इन लेयर्स का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन असल में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके और जरा सपोर्ट करते हुए ताकतवर बनाते हैं, बिल्कुल मेरे हाफी और सेबल की तरह, जहाँ हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। मुझे भी इन तीनों लेयर्स में कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढना होगा जो कि तीनों लेयर में एक जैसा हो और उसी का इस्तेमाल करके मैं इन तीनों लेयर्स को मर्ज कर सकता हूँ। जो कहते हुए किन्यू बिल्कुल ऐसे ही करने लगा, लेकिन किन्यू का जो यूनिवर्स है इसका थर्ड लेयर यानी कि डिवाइन रेल्म ये अभी अभी बना है, ये अपने परफेक्शन तक नहीं पहुँचा। एक बार किन्यू का जब ये डिवाइन रेल्म भी अपने परफेक्शन तक पहुँच जाए तब किन्यू का यूनिवर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पर किन्यू को अपनी ही यूनिवर्स की टाइम पावर की वजह से टाइम स्टॉप की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि वो अब टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा था, बिल्कुल मास्टर जेंगलिन की तरह। लेकिन किन्यू ने चूंकि ये टाइम स्टॉप स्पेल टेक्निक अपने ही यूनिवर्स के टाइम ला से सीखी है, तो वो यही सोच रहा था कि मेरे और मास्टर जेंगलिन के टाइम स्टॉप में आखिर क्या ही डिफरेंस होगा। किन्यू ये सोचते हुए अपने यूनिवर्स से बाहर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर सेबल पर आ गया, जहाँ पर साइकोलूशन में कल्टिवेशन करते हुए आखिरकार सेबल का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो भी गॉड किंग लेवल में पहुंच चुका था, जो देखकर किन्यू और हाफी तो अपने भाई के लिए काफी जरा खुश थे, क्योंकि इससे मिस्टी सिटी को एक और गॉड किंग कल्टिवेटर मिल चुका था। पर यहाँ पर इन लोगों की जब ये खुशी चली रही थी तभी अचानक इन्हें जानने को मिला कि एक और बंदा भी गॉड किंग लेवल में इंटर कर चुका है, क्योंकि आसमान में पर्पल कलर की गॉड किंग एनर्जी चमक रही थी। सिर्फ एक ही दिन में 2 गॉड किंग्स पैदा हुए, ये काफी जरा रेयर था, इसलिए किन्यू पूरे डिवाइन रेल्म को स्कैन करता है और किन्यू को जानने को मिला कि ये एनर्जी थंडर पनिशमेंट सिटी से आ रही है। इनका पुराना दुश्मन जाओ जियान जो कि सेक्लूशन में चला गया था, वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके आखिरकार एक गॉड किंग लेवल कल्टिवेटर बनकर सेक्लूशन से बाहर आ चुका है। यहाँ जाओ एम्परर भी अपने बेटे जाओ जियान को गॉड किंग लेवल में पहुंचता हुआ देखकर काफी जरा खुश हो गया था। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ जियान
चुके सेकुलेशन में था, इसलिए बाहर क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी मालूम नहीं। बल्कि उल्टा वो तो सोच रहा था कि अब किन्नू की खैर नहीं, इसलिए वो नीचे की तरफ आते हुए अपने फादर से कहने लगा कि जल्दी से सेकंड अंकल, थर्ड अंकल और कजन को बुला लो, हम लोग किन्नू का शिकार करने के लिए जाएंगे। जिस पर तो जाओ एम्परर मुंह लटकाते हुए जवाब देकर कहते हैं कि जाओजियन, अब बस थंडर पनिशमेंट सिटी में से तुम और मैं ही गॉड किंग बचे हैं, बाकी सबको किन्नू ने जान से मार डाला। ये सुनकर तो जाओजियन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो शौक होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि पूरे डिवाइन रेल में मेरे थर्ड अंकल की स्ट्रेंथ को सब लोग मानते थे, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किन्नू उन्हें जान से मार सके। जिस पर जावा एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि लो तुम खुद ही देख लो। ये कहने के बाद जावा एम्परर अपनी ही मेमोरीज यहाँ पर जाओजियन को दिखाने लगा, जिसमें कैसे किन्नू ने उसके अंकल्स और उसके कजन को जान से मार डाला है। यहाँ पर जावा एम्परर बता रहे थे कि अब किन्नू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इवन की वो असुरा गॉड किंग से भी ज्यादा खतरनाक है, और अब हम दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर तो जाओजियन नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किन्नू ने हमें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, हमारी थंडर पनिशमेंट सिटी का इतना नुकसान किया, आखिर ग्रैंडपा ने कुछ किया क्यों नहीं। मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो कहती है जाओजियन फौरन वहाँ से रवाना हो गया। पीछे की तरफ जावा एम्परर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओजियन रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गए। जाओजियन उड़ते उड़ते यहाँ थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के सामने आ जाता है, जहाँ पर थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड तो उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन जाओजियन गुस्से में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपने किन्नू को जान से मारा क्यों नहीं, मेरे अंकल्स का बदला लेने के लिए। तभी जावा एम्परर भी वहाँ पर पहुँच गया, जो कि जाओजियन को पीछे की तरफ हटाते हुए यहाँ थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड यानी कि अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा बेटा नादान है और इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है, प्लीज आप उसकी गलती को माफ कर दीजिए। जिस पर थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड जवाब देते हुए कहता है कि जाओजियन का गुस्सा अपने लिए नहीं बल्कि थंडर पनिशमेंट सिटी के लिए है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। ये कहती थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड इन दोनों के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि इस बार एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन की वजह से मेरे हाथ बन चुके थे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी मेरे पास एक मौका है जैंग एम्परर का साथ देकर उसे कंपटीशन में माइटी पीपल सील दिलवाने का, और मुझे कोई भी रोकेगा नहीं, यानी कि उस समय मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अगर किन्नू भी उस टाइम वहाँ पर मौजूद हुआ, जी कहते वो गुस्से के सर अपनी तलवार उठा लेते हैं, साथ ही साथ चारों तरफ रेड कलर की थंडर एनर्जी बरस रही थी, और वो कहने लगे तो फिर मैं वादा करता हूँ कि किन्नू को मैं बहुत गंदी और बुरी मौत दूंगा, और सिर्फ इस वक्त एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ही है जो कि किन्नू को जान से मार पाएंगे। ये सुनकर यहाँ पर जावा एम्परर और जाओजियन दोनों ही काफी जरा खुश हो गए थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में आ जाता है, जहाँ पर सारे के सारे गॉड किंग्स तैयार होते हुए माइटी पीपल सील के अपीयर होने का इंतजार कर रहे थे। ये आखिरी और थर्ड सील होगा जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है सिवाय जावा एम्परर के, क्योंकि वो जानते रहे कि दो थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड नहीं बन सकते, इसलिए वो जैंग एम्परर का साथ देने के लिए ये उसके लिए माइटी पीपल सील हासिल करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब वो एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन जाए तो वो इनका हमेशा साथ दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्नू और उसके साथी भी दूर से ये सब देख रहे थे, जहाँ पर किन्नू कह रहा था कि तीसरा माइटी पीपल सील जल्दी अपेयर हो जाएगा। मास्टर डी फेंग और मिस जू क्यूलिन, क्या आप दोनों कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले? जिस पर मास्टर डी फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जैंगलिन ने चूंकि विड्रॉ कर लिया, मैं भी इस कंपटीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर मिस जू क्यूलिन जवाब देते हुए कहती है कि पिछली फाइट की वजह से मुझे बहुत सारे गॉड किंग्स का ब्लड और उनकी सोल्स मिल गई, जो कि मेरे डेथ रेल्म को नरिश करने के लिए काफी है, इसलिए मुझे अब इस कंपटीशन की जरूरत नहीं। ये सुनकर किन्नू मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ सेबल कहता है कि सारे के सारे गॉड किंग यहाँ पर काफी जरा चौकन्ने बैठे हुए हैं, लेकिन जियांग फान को देखकर ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि उससे माइटी पीपल सील को हासिल करने की कोई भी जल्दबाजी हो। जिस पर किन्नू जियांग एम्परर, जावा एम्परर और जाओजियन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, उल्टा वो लोग काफी जरा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। मास्टर जैंगलिन भी ये बातें सुनकर आगे की तरफ आते हुए किन्नू से कहने लगा कि किन्नू, मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि जो तीसरा यानी कि माइटी पीपल सील है उसकी ओनरशिप इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले ही डिटरमाइन कर दी गई थी कि ये किसे मिलेगा। दूसरी तरफ यह एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में हम देखते हैं कि उस कैलिड्रॉन के अंदर से आखिरकार यह माइटी पीपल सील भी
निकलकर बाहर की तरफ आ गया। जिस तीसरे माइटी पीपल सील को अपीयर होता हुआ देखकर सारे के सारे गॉड किंग्स की आंखों में लालच साफ साफ देखी जा सकी थी। पहले यहाँ पर मौजूद ये 8 सीक्रेट एम्परर जो कि एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे, अब ये एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे जैसे ही माइटी पीपल सील अपीयर हुआ, ये सारे के सारे गॉड किंग उस पर झपटने लगे, जिसमें जावा एम्परर और जियांग एम्परर के अलावा बाकी के जो 6 सीक्रेट एम्परर्स है वो भी पीछे रहने वाले कहाँ थे। वो भी अपने दोस्तियों को बुलाकर इस माइटी पीपल सील के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते। यहाँ पर जबरदस्त फाइट चल रही थी, जिसमें सीक्रेट एम्परर्स एक दूसरे के अलावा वहाँ पर मौजूद बाकी के गॉड किंग्स के साथ भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टकरा रहे थे। ये फाइट इसी तरह काफी देर तक चलती रही। आखिरकार हम देखते हैं कि माइटी पीपल सील हवा में एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसके अंदर वो फोन से चले गए, जिसके पीछे पीछे सारे के सारे गॉड किंग्स और 6 सीक्रेट एम्परर भी उसी पोर्टल का इस्तेमाल करते उस रेल में चले गए ताकि वो माइटी पीपल सील को हासिल कर सके। पीछे की तरफ सिर्फ जाओ एम्परर, जियांग एम्परर और जाओ जियान ही बचे हैं, जो तीनों अभी भी शांति से अपनी जगह पर खड़े थे। जाओ जियान तो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इन लोगों को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर कितना मजा आ रहा है। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हुए इस माइटी पीपल सील के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में जब मेरे ग्रैंडपा एक्शन लेंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो माइटी पीपल सील किसने पकड़ा था। आखिरकार वो आएगा तो वापस हमारे ही हाथों में, और तब इन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के काबिल होंगे। ये सब कहते हुए जाओ जियान ईवल्स की तरह मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उस पोर्टल के पार आ गया था, जहाँ पर हम सी केव इल्यूशन को देखते हैं, जो रेल में एक बहुत बड़ा समंदर था और उसके अंदर एक सी केव मौजूद है। इसी जगह पर माइटी पीपल सील भी आ गया, जिसे फॉलो करते करते 6 सीक्रेट एम्परर और बाकी के सारे गॉड किंग्स भी उस पोर्टल से यहाँ पर इंटर कर जाते हैं। हर एक कल्टिवेटर ने अपनी नजर माइटी पीपल सील पर जमाई हुई थी। यहाँ पर हम डुआनमू एम्परर को देखते हैं, जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके माइटी पीपल सील को पकड़ने की कोशिश करना चाहते थे, पर तभी अचानक डुआनमू एम्परर ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उनकी एनर्जी को काट दिया और खुद वो अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करके माइटी पीपल सील को जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करके डुआनमू एम्परर को पीछे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर डुआनमू एम्परर कहता है कि हुआंगफू एम्परर आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम हमेशा इस तरह के मामलों से खुद को दूर रखते थे, लेकिन आज तुम्हारी लालच इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि तुम मेरा भी रास्ता रोक रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर यहाँ ये सब सिर्फ डुआनमू एम्परर के साथ नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद बाकी के गॉड किंग्स के साथ भी कर रहा था। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि माइटी पीपल सील किसी भी हाल में उसे मिले, और इसकी वजह असल में यही थी कि वो मास्टर जैंगलन से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है। सिर्फ एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनकर ही वो अपना बदला पूरा कर पाएगा, और इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड क्रिएट कर चुका था, जिसके इस्तेमाल करके वो सारे गॉड किंग्स पर हमला कर देता है। इस अटैक से वो बेशक सारे गॉड किंग्स को तो पीछे की तरफ हिट करके धकेल चुका था, लेकिन डुआनमू एम्परर बच गया था और वो भी अपने स्पिरिचुअल सोर्स को बनाकर यहाँ हुआंगफू एम्परर पर हमला करने की कोशिश करता है। अब इन दोनों को समझ आ गया था कि हमारे टकराव के बगैर ये मामला सुलझ नहीं सकता, इसलिए डुआनमू एम्परर अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ हुआंगफू एम्परर अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन माइटी पीपल सील को भी तो पकड़ना है, इसलिए डुआनमू एम्परर यहाँ पर टांग एम्परर्स और साथ ही साथ मू एम्परर से कहने लगा कि तुम दोनों जाओ और मेरी तरफ से माइटी पीपल सील को पकड़ने की कोशिश करो, जबकि हुआंगफू एम्परर यहाँ पर पुटाई एम्परर का दोस्त है, इसलिए वो उससे कहता है कि पुटाई एम्परर मेरी तरफ से माइटी पीपल सील को तुम पकड़ो। जो सुनकर ये तीनों ही माइटी पीपल सील के पीछे रवाना हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि माइटी पीपल सील उस सी कीव के अंदर चला गया, जिस कीव के अंदर से कुछ चमगादड़ तेजी के साथ बाहर की तरफ आ गए थे, और ये सारे के सारे गॉड किंग उन चमगादड़ों की वजह से रुक गए। एक बात तो साफ थी कि यकीनन इस सी कीव के अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी 3-4 घंटों में इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो।